मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो कुछ भी मेरे घर में हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे मेरी पत्नी ने नौकरानी की मौत के बारे में बताया और मैंने फौरन आपको बता दिया। एक अच्छे नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी कि इस हादसे की जानकारी मैं पुलिस को दूं और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सर, आपने इस हादसे के बारे में हमें सच नहीं बताया, बल्कि सच हमसे छुपाया है। आपने इस जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की। मैंने आपको वही बताया जो मेरी पत्नी ने मुझे बताया था। अब सच क्या है झूठ क्या है इसका मुझे पता नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूं और ना ही मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खोल के रखी हुई है। रघुनाथ जी, जब आप घर पहुंचे तो इसकी आपको पूरी जानकारी थी। आपको अच्छी तरह से पता था कि आपकी पत्नी ने आपकी नौकरानी को बुरी तरह से पीटा, इतनी बुरी तरह से कि उसकी मौत हो गई। तब आपने इस हत्या को एक हादसा या खुदकुशी साबित करने की साजिश रची। झूठ, सरासर झूठ है ये। आइए, मिसेस अभिलाषा बलराम, आपने जो पुलिस को कहा है, अब जरा एक बार अपने पति को भी बता दीजिए। ये क्या बताएंगी? इनकी वजह से तो मैं बहुत पहले से परेशान हूं। इनका दिमाग गर्म है, कब क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, एबनॉर्मल। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो मेरे वकील से पूछ लीजिए आप। क्रूरता और मानसिक अत्याचार के बिना पर मैंने कोर्ट में इनके खिलाफ तलाक की अर्जी फाइल की है। झूठ झूठ बोल रहे हैं। इन्हें पता था कि शांति की मौत हो गई है। एक्चुअली सर, शांति को ना कोई काम ढंग से आता ही नहीं था। उसे ना तो वक्त की कदर थी ना समझ। दरअसल किसी भी नौकर में ये समझ ही नहीं है। उन्हें समझाना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है। और जब मैंने शांति के बारे में इनको बताया कि वो मर गई है, तब इन्होंने मुझसे कहा कि हम पुलिस को ये बताएंगे कि शांति छत से गिर के मर गई। मैंने कब? बकवास कर रही है। अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? तब आप पूछिए ना इनसे कि मेघा को कहाँ भेजा इन्होंने। पूछिए। सर, कहाँ है मेघा? मुझे नहीं मालूम। रघुनाथ जी, आपके नौकर पूरब का बयान है हमारे पास। हमने एफआईआर भी दर्ज कर ली। बेहतर होगा आप बता दें कि मेघा कहाँ है, नहीं तो हमें आपके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज भी लगाना पड़ेगा। मैंने उसको अपने दोस्त के यहाँ छोड़ा हुआ है, मंगतराम कॉलोनी में। मैं नहीं चाहता था कि ये सब मेरे बेटे के सामने। मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। रघुनाथ जी ने मेघा और अपने बेटे को यहाँ भेजा था और मुझसे कहा था कि मैं कुछ दिन इनकी देखभाल करूं। मैंने आज ही अखबार में खबर पढ़ी है। आपको पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। मेघा, तुम घबराओ मत। अभिलाषा और रघुनाथ हमारी हिरासत में हैं। अब ये दोनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर। सर, बहुत बुरी तरह से जख्मी है और लगता है कि उसने कुछ खाया भी नहीं है। जिनके घर पे ये काम करती थी उन्होंने इसकी हालत की। बेहतर होगा कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा जाए और इसका अच्छे से इलाज करा जाए। हॉस्पिटल में उसके पास कुछ कांस्टेबल तैनात कर दो। हमें मेघा और पूरब की हिफाजत करनी होगी। ये लोग बहुत खतरनाक हैं और बेरहम भी। और हाँ, अभिलाषा जिस कॉलेज में पढ़ाती है वहाँ जाकर उसके बारे में सारी डिटेल्स भी निकालो। यस सर। ये क्या साहब, अब आप कह रहे हैं कि माँ का खून हुआ है? हाँ रमेश, तुम्हारी माँ की जान ली गई है।
पिछले 8 महीने से जिस घर में वो काम करती थी उस घर में उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया, माँ जब से दिल्ली आई मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी साहब। वो बात कैसे करते? उनका मोबाइल छीन लिया गया था। उनके साथ वहाँ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता। देखिए साहब, मुझे झमेले में नहीं पड़ना है। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, अपने परिवार को संभालना है। रमेश, वो तुम्हारी माँ थी, खतरनाक लोगों के बीच फंस गई थी। ये कोई झमेला नहीं है। मिसेज अभिलाषा बलराम पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है और बस 2 महीने पहले ही हमने उन्हें अपना परमानेंट स्टाफ बनाया है। अच्छा, आपको कभी इस बात पे शक हुआ था कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था? मेरा मतलब किसी स्टूडेंट के साथ कोई बुरा बर्ताव? जी नहीं, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, बल्कि हमें तो ये सब कुछ सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। नमस्कार। क्या त्रिपाठी बैठिए। त्रिपाठी, किसी भी तरह मुझे इस झमेले से बाहर निकालो। सर, कल पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी, तब तक कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। इस औरत ने परेशान करके रख दिया। ज़रा सा सब्र रखिए। मुझे यकीन है कि जब मैं ये पेपर्स कोर्ट में पेश करूंगा तो कोर्ट ज़रूर आपके साथ नरमी बरतेगी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, फिर मैं पैसे कमाने के लिए घरों में काम करने लगी। एक एजेंसी ने मुझे यहाँ काम दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे नरक में रहना पड़ेगा। मेघा, तुम डरो मत, हम उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। उन पर कार्रवाई करने के लिए हमें तुम्हारा बयान चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे साथ बीती है वो हमें सब बता दो। जी हाँ, अभिलाषा बलराम मेरी ही पेशेंट है। कब से? लगभग 1 साल हो गया होगा। उनको बीमारी क्या है? एंगर मैनेजमेंट और एग्रेसिव बिहेवियर, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। इसमें पेशेंट के दिमाग में गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ती है जिसमें वो अपना आपा खो बैठता है और ऐसी हालत में वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब वो वायलेंट भी हो सकती है? जी बिल्कुल। क्या मैं उनके ट्रीटमेंट के पेपर्स को देख सकता हूँ? जी ज़रूर। वैसे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। मुझे तो ये भी पता था कि उनके पति ने अभिलाषा के खिलाफ डिवोर्स फाइल किया है और कारण यही बताया है, अभिलाषा का एबनॉर्मल बिहेवियर और नौकरों के साथ मारपीट करना। और हाँ, उसमें एक नौकर की मौत का जिक्र भी था उनके निरूत वाले घर में। ज़रूर, मैं सारे पेपर्स भेज देता हूँ। उसकी मौत 2010 में हुई थी, वो एक एक्सीडेंट। वैसे रघुनाथ बलराम के खिलाफ कई केसेस हैं। आप कहें तो मैं सारे पेपर्स भेज देता हूँ। तो पूरब अब 17 साल का होगा। हाँ साहब। अजीम, कल हमें पूरब को कोर्ट में पेश करना होगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि तुम पूरब को अपने साथ घर ले जाओ। साहब, मैं यहाँ पे आया क्योंकि आपने इसका स्कूल सर्टिफिकेट मंगाया था। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, बहुत मुश्किल है दिन काटना। असीम, पूरब तुम्हारा छोटा भाई है। जानता हूँ साहब, मगर हालत इतनी ख़राब है कि
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा सर। सर, रमेश, वो शांति का बेटा, वो गायब हो गया है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मेघा का पति भी उसके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहता। पूरब का बड़ा भाई अपनी जिंदगी से परेशान है और अब इस बेचारी औरत का बेटा भाग गया। हो सकता है किसी ने उसे धमकी दी हो। सर, ये कागजात उस नीलेश कुमार के हैं जो रघुनाथ बलराम और अभिलाषा बलराम के नीरथ वाले घर में काम किया करता था। गुड, हमें उन दोनों के खिलाफ एक सॉलिड केस तैयार करना है। रघुनाथ बलराम के खिलाफ और भी केसेस दर्ज हैं सर। हफ्ते भर में सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे पास जो भी जानकारी है उसकी लंबी कस्टडी की डिमांड करने के लिए काफ़ी। नौकरानी शांति की मौत के बाद पुलिस ने अभिलाषा और रघुनाथ को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ एक मजबूत केस बनाने में जुट गई। उनके अतीत की छोटी से छोटी बात पर भी पुलिस की नजर थी। अभिलाषा का बर्ताव, उसके जुर्म और साथ ही रघुनाथ के पुराने जुर्मों के रिकॉर्ड्स भी पुलिस ने ढूंढ निकाले। सर, मेरे क्लाइंट एक इज्जतदार आदमी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो कानून का पूरी तरह से पालन करने वाले हैं और इसीलिए जैसे ही इनकी पत्नी ने इन्हें इनके घर में हुई इनकी नौकरानी की मौत की सूचना दी तो इन्होंने तुरंत ही पुलिस को रिपोर्ट किया। इन्हें तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जुर्म इनकी पत्नी ने ही किया था। सर, इस बात पर गौर किया जाए कि मेरे क्लाइंट ने अपनी पत्नी के खिलाफ जो डिवोर्स केस फाइल किया था उसमें भी ये बात अच्छी तरह से लिखी गई है कि ये अपनी पत्नी के हिंसक बर्ताव से बुरी तरह से तंग आ चुके थे। इनफैक्ट इन्होंने कई बार अपनी पत्नी को घर में काम करने वालों के साथ इस तरह से पेश आने के लिए डांटा भी था। सर, मेरे क्लाइंट का इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है और न ही इनका किसी तरह का कोई गलत इरादा था। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दी जाए। सर, रघुनाथ और अभिलाषा बलराम के घर में काम करने वाले ये तीनों लोग, मेघा कौर, शांति और पूरब, इन तीनों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया और ये सब मेघा और पूरब ने अपने बयान में कहा है। सर, ये नामुमकिन है कि रघुनाथ बलराम को इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर ये जनता के प्रतिनिधि हैं और कानून की सहायता करना चाहते थे तो इस मामले के बारे में उन्हें बहुत पहले पुलिस को बता देना चाहिए था। और जहां तक बात है इनके इस दावे की कि इन्हें अपनी पत्नी के जुर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो ये रहे कॉल रिकॉर्ड्स। इससे साफ पता चलता है कि 19 नवंबर 2013 की सुबह वो उसी बंगलों में थे जहां पर ये वारदात हुई थी। तो सर, जाहिर है कि इन्हें इस घटना के बारे में पहले ही पता चल चुका होगा। तो इनकी बात गलत साबित होती है कि इन्हें इसकी जानकारी फ़ोन पे मिली थी। इसके अलावा इन्होंने कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल किया है। उससे साफ पता चलता है कि वो अपनी पत्नी के असामान्य और हिंसक प्रवृत्ति से बिल्कुल वाकिफ थे। और यहाँ तक कि नेरुथ, उस घर में काम करने वाले नौकर नीलेश, जिसकी मौत हो गई थी, उसकी ऑटोप्सी भी नहीं निकाली गई थी। इनका दावा है कि इस घटना के पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ था। हमारे पास सारे सबूत हैं कि इन सारी घटनाओं के बारे में उन्हें पहले से जानकारी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को बचाते आए। और सर, ये भी हो सकता है कि रघुनाथ बलराम अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके गवाहों पर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए रघुनाथ बलराम की पुलिस रिमांड को आगे बढ़ाया जाए। ये कोर्ट रघुनाथ बलराम और अभिलाषा बलराम की जमानत की दरख्वास्त को नामंजूर करती है। इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कब से चल रहा था ये सब? उसी दिन से जब आप बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई गए थे, 15 अप्रैल 2004। उसके बाद से वो हर दूसरे तीसरे दिन घर आ जाया करता था।
डर गई थी सूरज। मुझे हमेशा से यही डर लगा रहता था कि जब आपको पता चलेगा तो आप क्या सोचेंगे। तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए था अंकिता, तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन हम अब भी चुप नहीं बैठेंगे। वो सत्ता में है तो क्या समझता है कुछ भी करेगा। अंकिता आहूजा एक हाउसवाइफ अब जाकर अपने पति को बताती है कि रघुनाथ बलराम, जो कि एक जनप्रतिनिधि है, उसने 2004 से लेकर 2008 तक उसका शोषण किया था। क्या अंकिता के इल्जाम का कोई मूल आधार था, कोई सच्चाई थी? वो चुपचाप ये सब सहती रही। ये बात कैसे इस हद तक पहुंच गई कि वो बंदूक उठाकर उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए उसके घर में घुस आया? तो ये सब कुछ 4 साल तक चलता रहा? जी सर देखिए, मैं जानता हूं कि आप हमसे पूछेंगे हमने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। एक औरत होने के नाते ही घबरा गई थी कि इन सब में मैं इन्हें गलत समझूंगा। फिर जब इन्होंने रघुनाथ बलराम की खबर अखबार में पढ़ी तो इन्होंने हिम्मत जुटाई और सारी बात मुझे बताई। पर आप रघुनाथ बलराम को कैसे जानते हैं? मेरे एक दोस्त की जानकारी में उनसे मुलाकात हुई। मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता था। एक दिन मैंने उन्हें घर पे खाने में बुलाया। अरे रघुनाथ जी, नमस्कार। आइए सर। सर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था क्यों घटिया आदमी इस तरीके से मेरे शहर से बाहर जाने का फायदा उठाए और मेरे घर पहुंच जाए। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसे मेरे शहर से बाहर जाने का पता कैसे चलता। नमस्ते अंकिता जी। जी नमस्ते। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो सूरज की गैर हाजिरी में घर क्यों है। फिर उसने मुझे चाय बनाने के लिए कहा और जब मैं चाय बनाकर लाई तो आहा, बहुत अच्छी चाय। आपके खाने का भी जवाब नहीं और आपकी चाय का भी जवाब नहीं। जी शुक्रिया। अंकिता जी, आपके पति बड़े भले आदमी। मैं चाहता हूं वो बहुत आगे बढ़ें, बिजनेस में बहुत तरक्की करें। जी थैंक यू। आप सोच भी नहीं सकती कि मैं उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकता हूं, मतलब फर्श से लेकर अर्श तक। ऐसे बस अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करें तो। कोऑपरेट? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझना क्या है? आप इतनी खूबसूरत हैं, आप भी जानती हैं ना, मैं आपके पति को हर तरह से सपोर्ट करूंगा। बस अगर आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करें तो। रघुनाथ जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ और इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यार मैं जो घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, साफ साफ कह रहा हूं मेरे साथ। फिर देखिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए क्या करता हूं। इतनी खुशियां बरसेंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने उसे घर से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आता रहा और फिर एक दिन वो हर बार घर पे आता और बंदूक की नोक पे
मेरे साथ जबरदस्ती करता। वो हर बार मुझे ब्लैकमेल करता था कि अगर मैंने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो मेरे पति और मेरे बेटे को जान से मार डाले। इसलिए मैं सूरज को कभी इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब जब न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा तो बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई ये सब कुछ सूरज को बताने की। ये सन 2004 से 2008 के बीच हुआ है, यानी कि 5 साल पहले। देखिए, मेडिकली कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। मुझे अपने सीनियर से बात करनी है। ये सब सच्चाई से परे है, सरासर झूठ। मेरे विरोधी मौके का फायदा उठाकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये औरत जिसका आपने जिक्र किया, उसको मैं जानता तक नहीं। ये सारे उसी सोसाइटी के एंट्रेंस रजिस्टर्स है जहाँ पे आहूजा दंपत्ति रहती है। 2004 से 2008 तक आपने कई बार इसमें एंट्रीज की हैं। याद नहीं। हो सकता है किसी और से मिलने गया हूँ। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, आप किससे मिलने गए थे? सूरज आहूजा, आपने ही लिखा हुआ है। किसके इशारे पे काम कर रहे हो तुम? ये सब फर्जी है ना? मनगढ़ंत कहानियां बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किस किस्म के झूठे आरोप लगा रहे हो तुम मुझ पर? जानते हो मैं कौन हूं? MP हूं मैं, और तुम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तंग कर रहे हो। बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने आसपास के लोगों से पता किया है, ये आहूजा दंपत्ति की बात सच लगती है। सर, इनके पास कोई वजह नहीं है रघुनाथ बलराम पर झूठा इल्जाम लगाने की। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि रघुनाथ बलराम के बारे में अखबार में पढ़कर ही उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पाए वो लोग। ठीक है, FIR फाइल कर दो। सर, एक नौकरानी की मौत की वजह से अभिलाषा बलराम और रघुनाथ बलराम को अरेस्ट कर लिया गया था। इस केस के सामने आने से रघुनाथ बलराम का एक और कथित जुर्म सामने आया, जो उसने 5 साल पहले लगातार 4 साल तक किया था। लेकिन क्या उसके जुर्म का इतिहास बस इतना ही था? क्या इस जनप्रतिनिधि के खिलाफ कई और संगीन जुर्म थे जो सामने आ सकते थे? सर, इस रघुनाथ बलराम के बारे में हमें कई सारी जानकारी मिली है। कोई और गड़े मुर्दे बाहर आए हैं क्या? जी हाँ सर, बहुत सारे। पहले ही MLA था, उसके बाद MP बना। कॉलेज के दिनों से ही कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसका इन्वॉल्वमेंट था। गैंग चलाया करता था वहां पर। ये देखिए, रघुनाथ बलराम इंटर जोनल गैंग नंबर 45 में लिस्टेड है। उसे 2001 में हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है और उसका हिस्ट्री शीट नंबर है 23X। सर, तब से लेकर अब तक तकरीबन 25 केसेस में इसका नाम है। कुछ में तो इसे जमानत मिल गई, कुछ में सबूत ना होने की वजह से ही छूट गया, और कुछ में गवाह ऐन मौके पर पलट गए। यानी वो पहले भी ऐसे कई जुर्मों में शामिल रहा है? जी हाँ सर। एक बात और, अभिलाषा बलराम इसकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी ने कुछ संदिग्ध अवस्था में आत्महत्या की थी। सर, रघुनाथ बलराम ने 2008 के आखिर में अभिलाषा के साथ शादी की थी, और अब उसके खिलाफ ये रेप केस सामने आया है। जी, रमेश मंडल। वो तो अंदर है।
बुलाओ उसे। तुम वहां से अपनी माँ की लाश लिए बिना ही यहाँ भाग आए? मैं क्या करता साहब, उन्होंने पहले फ़ोन पे कहा कि माँ के साथ कोई दुर्घटना हुआ है, फिर वहाँ गया तो बोला साहब कि माँ का खून हुआ है। देखिए साहब, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है साहब, और वैसे भी पिछले 8 महीने से माँ का कुछ भी अता पता नहीं था साहब। तुम्हें अभी फौरन पुलिस को रिपोर्ट करना है, और तुम्हारी माँ की लाश अभी भी मुर्दा घर में पड़ी है। देखिए साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार है यहाँ पे, गरीब आदमी हूँ साहब, दया कीजिए। तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई डरा धमका नहीं पाएगा। तुम्हारा पति तुमसे कोई भी संबंध रखना नहीं चाहता है, इसलिए अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी हिफाजत का ध्यान हम रखेंगे। रघुनाथ, बलराम और अभिलाषा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पूरब, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। सर, आप पे लगाए गए आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? विरोधियों की साजिश है। वो ऐसा क्यों करेंगे सर? वो डरते हैं मुझसे क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरे साथ लाखों लोगों का जन समर्थन है, इसीलिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं विजयी होकर लौटूंगा। सर, मेरे क्लाइंट रघुनाथ जी और अभिलाषा जी ने पुलिस की जांच में पूरा सहयोग दिया है। चार्जशीट फाइल होना अभी तक बाकी है, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उनकी बेल एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया जाए। और मेरे क्लाइंट के ऊपर जो रेप का केस है वो भी फर्जी है। इनका एक 4 साल का बेटा है जो इस वक्त मेरे क्लाइंट के दोस्त के घर बिना अपने माँ बाप के रह रहा है। मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह का फैसला लेते वक्त उस बच्चे के भविष्य के बारे में जरूर सोचा जाए। सर, इस केस के दोनों आरोपी रघुनाथ बलराम और अभिलाषा बलराम अपने घर में काम करने वालों के साथ कई सालों से अत्याचार करते आए हैं। इनके घर पर जिस औरत की मौत हुई है उसके साथ भी बड़ी बेरहमी के साथ मारपीट की गई थी। इस केस के 2 गवाह उनके घर में काम करने वाले नौकर हैं। प्रोसिक्यूशन का मानना है कि रघुनाथ और अभिलाषा अपने गवाहों पर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे। रघुनाथ बलराम ऐसे कई सारे केसेस से बच चुके हैं जहां आखिरी मौके पर गवाह अपना बयान देने से मुकर गए थे। अब तो इन पे रेप का मामला भी दर्ज है। प्रोसिक्यूशन का मानना है कि रघुनाथ बलराम अपने गवाहों को डराने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। 4 साल तक रघुनाथ बलराम उन्हें डरा धमकाकर उनके साथ गुनाह करते आए हैं। ये कोर्ट मिसेज अभिलाषा बलराम को इनके हिंसक व्यवहार के हिस्ट्री के तहत इनके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है और जुडिशियल कस्टडी के दौरान इनकी इलाज की सुविधा का आदेश देती है। इन दोनों के 4 साल के बच्चे के बारे में सोचते हुए ये कोर्ट रघुनाथ बलराम को अपनी पत्नी का जुर्म छुपाने के केस में बेल एप्लीकेशन मंजूर करती, लेकिन रेप केस में मिस्टर रघुनाथ बलराम की बेल एप्लीकेशन रद्द की जाती है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। मुझे लगता था कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, खुद से नाराज हो जाएंगे कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, मुझे बचा नहीं पाए। अंकिता, ये तो पता नहीं मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे अपने पे गुस्सा जरूर आता और शायद उससे बदला लेने का मन भी करता।
इतने सालों बाद सामने आए एक बलात्कार के केस में रघुनाथ बलराम को जमानत नहीं दी गई। वो एक ताकतवर आदमी था और सबका ये डर लाजमी था कि वो पीड़ित व्यक्ति या गवाहों को डरा धमका सकता है। लेकिन क्या अंकिता आहूजा सच में किसी जुर्म का शिकार हुई थी? अदालत के सामने अंकिता आहूजा ने अपना बयान बिल्कुल बदल दिया। मिसेस अंकिता आहूजा, आपने अपनी पति की मौजूदगी में ये केस फाइल किया था। आपने आपके साथ हुए शोषण और आपको दी गई मानसिक यातनाओं के बारे में उसमें बयान दिया था। जी हाँ, मैंने कहा था। लेकिन अब आपका कहना है कि रघुनाथ बलराम ने आपके साथ कुछ नहीं किया। जी, वो मैं रघुनाथ बलराम जी से डर गई थी। वो मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे थे। वो आपकी शादीशुदा जिंदगी में किस तरह से दखल दे रहे थे? मिसेस अंकिता आहूजा, आपने अपने बयान में खुद ही कहा है कि वो आपके कमरे में घुस आए, आपके साथ जबरदस्ती की, आपको सेक्सुअली असॉल्ट किया। मैं बहुत परेशान थी। 2010 में मेरे पति ने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजा था। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मजबूर किया था कि मैं ये केस फाइल करूं। रघुनाथ बलराम जी ने कभी मुझे सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया, कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। मैं उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहती। पुलिस ने अभिलाषा बलराम और रघुनाथ बलराम के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। पुलिस ने अभिलाषा बलराम को जिन अपराधों के तहत बुक किया है वो है आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 307 के तहत हत्या का प्रयास करने के लिए, धारा 344 के तहत 10 या 10 से अधिक दिन तक किसी को गलत तरह से बंदी बनाने के लिए, 506 के तहत जुर्म के उद्देश्य से धमकाने के लिए और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शंस लगाए गए हैं। रघुनाथ बलराम के खिलाफ जो एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं वो है आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए, 325 के तहत किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 202 के तहत जुर्म की जानकारी देने का कर्तव्य निभाने की जगह जुर्म को छुपाने के लिए और 109 के तहत किसी कार्य को करने के लिए उकसाने के लिए, 370 के तहत किसी इंसान को गुलाम बनाकर खरीदने या बेचने के लिए और 374 के तहत गैर कानूनी जबरन मजदूरी करवाने के लिए। इलेक्टेड क्रिमिनल्स यानी जनता द्वारा चुनाव में जिताए गए मुजरिम। जब आप कहीं भी काम की तलाश में जाते हैं तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड देखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग किसी प्रदेश पर राज करने वाले हैं या देश चलाने वाले हैं, उनके क्रिमिनल होने का उनके चुनाव में खड़े होने या जीतने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके खिलाफ जुर्म की एक लंबी लिस्ट है, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, वो भी जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। यहाँ तक कि चुने गए नेता जिनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इन्हें बड़े आराम से जमानत भी मिल जाती है और उसके बाद इन लोगों को टेलीविजन पर भरपूर मौके भी मिलते हैं जिसमें ये अपनी सफाई दें, सुशासन की बातें करें, सुशासन के दावे करें और फिर चुनाव प्रचार में हिस्सा भी लें। ये बात सच है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए इंसान निर्दोष माना जाता है। लेकिन गवाहों को डराना धमकाना, जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी, क्या इन सब की चुनावों में जगह होनी चाहिए? और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतते भी हैं, मतलब लोग उन्हें वोट करते हैं और जिताते भी हैं। अपना नॉमिनेशन दर्ज करते वक्त ये जरूरी है कि हर उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे सभी कोर्ट केसेस घोषित करें। हर उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारी अलग अलग वेबसाइट्स पर मौजूद है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये ठीक नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार से जुड़ी सारी जानकारी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ्स के बाहर लगवाए? लेकिन फिर भी क्या इस तरह की जानकारी काफी होगी ऐसे अपराधी उम्मीदवारों को देश की राजनीति से दूर रखने के लिए? रघुनाथ बलराम एक जाना माना अपराधी, एमएलए चुना गया और 2 टर्म्स तक एमपी भी रहा। जनता ने खुद ही उसे अपना प्रतिनिधि चुना था। हमें सचमुच इस बारे में सोचना होगा कि जब अपराधी देश और जनता के प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाते हैं तो इस देश का क्या भविष्य होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना